चंद्रमुखी जी पिछले 2 घंटे से अपनी बेटी नवेली से फोन पर बात किए जा रही थी। चंद्रमुखी जी का नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम अपनी बेटी से बात करना था और उसके ससुराल की खबर लेना था। यह उनकी दिनचर्या में शामिल था। वो एक एक बात पूछती थी और फिर उस पर अपनी राय भी देती थी। नवेली की शादी को 1 साल होने वाला था। यह कार्यक्रम उसकी शादी के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। उन्हें सब पता होना चाहिए कि उसकी ससुराल में क्या चल रहा है। वो दिन में 3 साल भी फोन हो जाए तो कोई नई बात नहीं थी। अभी पिछले 2 घंटे से चंद्रमुखी जी सुबह की पारी में बात कर रही थी। चंद्रमुखी जी के 2 बेटे समर और कमल और एक बेटी नवेली है। अभी छोटे बेटे कमल की शादी नहीं हुई थी। काव्या समर की पत्नी है। सबका नाश्ता हो जाने के बाद काव्या रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसे चंद्रमुखी जी की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो नवेली की कोई बात सुनने के बाद उससे कह रही थी, अरे अब कहाँ चली गई तेरी बुढ़ी, घर में तो टिकती ही नहीं है। जब देखो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। ये नहीं घर का कुछ काम कर ले, सारा काम मेरी फूल सी बेटी पर डाल रखा है। हर समय घूमती रहती है। कोई बात नहीं नवेली, तुझे भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। खा पी और सो जा, जब वो आएगी तो बीमारी का बहाना कर लेना। खुद करेगी सारा काम, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को क्या नौकरानी समझा है। ऐसा कर नवेली, अब सो जा और जैसा कहा है वैसा ही करना। चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी मुझे पड़ोस की तेरी चंचल आंटी के यहाँ भी जाना है। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। उस बुढ़ी ने बहुत परेशान कर रखा है, अब उसे पता चलेगा। बाय मम्मी, नवेली कहती है। बाय बेटा। चंद्रमुखी जी फोन रख देती है। चंद्रमुखी जी और नवेली बुढ़ी नवेली की सास निर्मला जी को कहते थे। वो हमेशा उन्हें उनके पीछे बुढ़ी ही कहकर बुलाते थे। निर्मला जी सत्संग में जाती रहती थी, लेकिन यह बात चंद्रमुखी जी और नवेली को पसंद नहीं थी। वो लोग चाहते थे कि वो हमेशा घर पर ही रहे और घर का काम करे, जिससे नवेली को घर का काम न करना पड़े। हालांकि जब निर्मला जी घर पर होती तो घर का ज्यादातर काम वही करती थी, फिर भी नवेली को उनसे शिकायत ही रहती थी। वो चाहती थी कि वह कहीं बाहर न जाए और हमेशा घर का सारा काम करती रहे। नवेली से बात करने के बाद चंद्रमुखी जी काव्या को आवाज लगाकर उससे पीने के लिए पानी मंगाती है। हाय रे, गला ही सूख गया, कितनी गर्मी है। चंद्रमुखी जी गले पर हाथ फेरती हुई कहती है। काव्या पानी का गिलास ले आती है। चंद्रमुखी जी पानी पीने के बाद काव्या से कहती है, काव्या, मैं चंचल के यहाँ जा रही हूँ। खाने में आज भिंडी और पनीर बना लेना। कमल का आज पनीर खाने का मन था, और अच्छे से बनाना। क्या कभी नमक कम, कभी मिर्च कम। तुझे अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं आया, सही से बनाना। जी ठीक है, काव्या सिर हिलाते हुए कहती है। चल, मैं आ जाऊंगी खाने के समय तक, कहकर चंद्रमुखी जी चली जाती है। काव्या चंद्रमुखी जी को जाते हुए देखती रहती है। मन करता है कि कुछ कहे, पर फिर वो मुड़कर रसोई घर में चली जाती है और रसोई का काम निपटाने लगती है। उसके हाथ काम करने लगते हैं और दिमाग सोचने लगता है, ये लोग ऐसे क्यों होते हैं। इनके दोहरे मापदंड क्यों होते हैं, बहू के लिए और बेटी के लिए और। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसका मन ससुराल में नहीं लगता था।
तो वह अपने घर पर फोन कर लेती थी तो चंद्रमुखी जी और नवेली उसके आसपास ही घूमती रहती थी कि वह क्या बात कर रही है, और जब तब उसे ताने मारती थी, क्या जरूरत है इतने फोन करने की, ऐसी क्या बातें करती है अपनी माँ से, जब देखो फोन पर ही लगी रहती है, काम पर भी ध्यान दिया कर। उनके ताने सुन सुनकर काव्या परेशान हो जाती थी। उसने अपने घर फोन करना ही बंद कर दिया। अब उसकी मम्मी ही उसे फोन करती थी। वो हमेशा शिकायत करती, काव्या तू तो हमें भूल ही गई, 2-2 3-3 हो जाते हैं तुझसे बात किए हुए, क्या करूं मम्मी, काम में समय ही नहीं मिलता। काव्या बस इतना कह देती थी, तो बेटा मैं कौन सा ज्यादा समय लूंगी, बस तेरी आवाज भी सुन लूंगी तो सुकून मिल जाएगा कि तू ठीक है। जब मैं फोन करती हूँ तू उठाती भी नहीं है, ऐसे मुझे चिंता हो जाती है। ठीक है मम्मी, मैं फोन किया करूंगी। काव्या मम्मी को क्या बताए कि जब भी वो फोन पर बात करती थी तो उसे कितनी बातें सुननी पड़ती थी कि उसका मन दुखी जाता था। यहाँ तक कि जब नवेली की शादी होने वाली थी तो घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। सभी हाल में बैठे बातें कर रहे थे और चंद्रमुखी जी सबके बीच बैठी हुई नवेली की तारीफ कर रही थी कि उनकी बेटी तो हर कार्य में कुशल है, जाते ही सारा घर संभाल लेगी। काव्या सबको चाय दे रही होती है, तभी काव्या का फोन बजता है। चंद्रमुखी जी काव्या से पूछती है, किसका फोन है? मम्मी जी, मम्मी का फोन है। सुनते ही चंद्रमुखी जी का मुंह बन जाता है और वे सबसे कहने लगती है, पता नहीं कैसे लोग हैं, किसी भी समय फोन कर देते हैं, ये नहीं सोचा काम का समय है। जब तब लड़की के ससुराल में हस्तक्षेप करते रहते हैं। पर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैंने तो नवेली से कह दिया है, जब अपने घर का काम खत्म कर ले तब मुझे आराम से फोन कर देना, ऐसे नहीं कि हर समय फोन हाथ में लेकर बैठी रहे और घर का काम पड़ा रहे। हाँ बहन, ये बात तो सही है, आजकल की बहुएं बस फोन पर अपने मायके में बातें करती रहती है और उनके मायके वाले ससुराल में हस्तक्षेप करते हैं। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। चंद्रमुखी जी चाय की चुस्की लेते हुए कहती है। बाकी औरतें भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। काव्या की आंखें भर आती है, वह फोन लेकर रसोई में आ जाती है और फोन उठाकर कहती है, मम्मी मैं आपसे आराम से बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। ठीक है बेटा, पर जरूर कर लेना, कई दिन हो गए हैं तुझसे बात किए। ठीक है मम्मी कहकर काव्या फोन काट देती है। बाहर से किसी बात पर औरतों के हंसने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे वे उसकी स्थिति पर हंस रही है। चंद्रमुखी जी उनके सामने नवेली की तारीफों के पुल बांध रही थी। सोचते सोचते एक बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है। बर्तन गिरने की आवाज से वह वर्तमान में आ जाती है, पर उस पीड़ा को वह आज भी महसूस करती है। जब भी उसके घर से फोन आता है तो चंद्रमुखी जी जरूर बोलती है, पहले काम खत्म कर ले उसके बाद फोन पर लगना, कभी फोन के चक्कर में काम पड़ा रहे। और खुद रोज दिन में 3-3 बार नवेली से बात करती है, उसके घर की सारी खबरें लेती है। क्या वे नवेली के घर में हस्तक्षेप नहीं करती? अब यह सब गलत नहीं है। चंद्रमुखी जी फूली नहीं समा रही थी। आखिर खबर ही ऐसी थी। वे नानी जो बनने वाली थी। अभी नवेली का फोन आया तो उन्हें पता चला। उनका मन हुआ कि खुशी से नाचने लगे और सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर ले। तभी उनकी पड़ोसन शशि जी उनसे मिलने आती है। उन्हें खुश देखकर वह उनसे पूछती है, क्या बात है चंद्रो, आज तो बड़ी चमक रही है, क्या कोई लॉटरी लग गई है? अरे लॉटरी तो इस खबर के सामने कुछ नहीं, मैं नानी बनने वाली हूँ।
अभी नवेली ने फोन कर बताया। चंद्रमुखी जी आंखें मटकाते हुए बोली, अरे बधाई हो चंद्रो, अभी तक तू दो दो पोतों की दादी थी, अब नानी भी बन जाएगी, देखना तुझे देवता ही होगा। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, खाली बोलने से कुछ नहीं होता, खिला भी तो सही। हाँ खिलाती हूँ काव्या, ओ काव्या। चंद्रमुखी जी काव्या को आवाज लगाती है। जी मम्मी जी, नमस्ते आंटी जी कहकर काव्या शशि जी के पैर छूती है। वे उसे आशीर्वाद देती है। देख शशि आई है, इसके लिए चाय और मिठाई ले आ। जी अच्छा। काव्या चाय बनाने चली जाती है। देखा शशि, मेरी नवेली कितनी भाग्यवान है और सुंदर भी कितनी है, बिल्कुल परी जैसी। उसका पति निर्मल तो उसके पासन भी नहीं है, बस यही मार खा गई। सोचा था राजकुमार जैसे लड़के से अपने बेटे की शादी करूंगी, महलों में राज करेगी मेरी नवेली। पर पता नहीं किसकी नजर थी मेरी नवेली पर। कहते हुए चंद्रमुखी जी रसोई में काम करती काव्या को देखती है। जैसा सोचा था वैसा घर नहीं मिला। अरे चंद्रो फिर भी कितना अच्छा है, निर्मल पलकों पर बिठा कर रखता है, नवेली को डोट अरे रखेगा क्यों नहीं। मेरी नवेली है ही इतनी सुंदर, पता है उनके पूरे परिवार में इतनी सुंदर बहू नहीं है। उन्हें तो नवेली का एहसान मानना चाहिए कि नवेली ने शादी के लिए हाँ कह दिया। हाँ वो तो है। शशि चंद्रमुखी जी की हाँ में हाँ मिलाती है, जबकि सच्चाई यह थी कि नवेली के लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। सभी ओर से मना हो जाती थी। फिर निर्मल से बात चली तो उसे नवेली पसंद आ गई थी और कोई रिश्ता न मिल पाने की वजह से चंद्रमुखी जी को निर्मल से नवेली की शादी करनी पड़ी। काव्या भी चाय लेकर आ गई थी। चाय की चुस्की लेते ही चंद्रमुखी जी बोली, हे भगवान, कितनी चीनी डाली है, पूरा डिब्बा ही उलट दिया था क्या तूने, सारे होठ चिपक रहे हैं। तुझे क्या शशि का बोलना पसंद नहीं जो उसका मुंह चिपका देना चाहती है? शशि जी ने आश्चर्य से काव्या की ओर देखा। चंद्रमुखी जो पड़ोसनों को खुद कहना चाहती थी वो वह काव्या पर बात डालकर बोल देती थी। नहीं मम्मी जी, आपने ही तो पिछली बार बताया था कि शशि आंटी तेज मीठे की चाय पीती है। जब मैंने पिछली बार चाय बनाई थी तो अरे मैंने कब कहा, जबकि मुझे पता है ये तो कम मीठे की चाय पीती है। आजकल की बहुएं अपनी गलती भी अपनी सास पर डाल देती है। चलो अब दूसरी चाय बना लाओ। कोई बात नहीं चंद्रो, मैं इसे ही पी लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे पियोगी, जाओ दूसरी चाय बनाकर लाओ। काव्या चली जाती है। काव्या के जाते ही चंद्रमुखी जी शशि जी से कहती है, देखा तुमने, इसे कोई काम नहीं आता, अच्छी चाय तक बनानी नहीं आती, बस मैं तो काम चला रही हूँ। कैसी बहू मिली है मुझे, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सच में चाय में इतना मीठा कौन डालता है, इसे तो चाय तक बनानी नहीं आती, खाना तो क्या बनाती होगी। शशि जी ने चंद्रमुखी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बस पूछ मत, चंद्रमुखी जी ने मुंह पिचकाया। चंद्रमुखी जी यही तो चाहती थी, वो हर पड़ोसन के सामने ऐसे ही दिखाती कि काव्या को कुछ नहीं आता, वो तो बस उसे झेल रही है, और अपनी पड़ोसनों के साथ बैठकर उसकी खूब बुराई करती। काव्या यह सब समझती थी, पर उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। चंद्रमुखी हमेशा उसकी दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करती और खुद बेचारी बन जाती कि जैसे वे बस उसे सह रही है। काव्या सारा काम पूरे मन से करती, पर उन्हें कभी कुछ भी पसंद नहीं आता था। वो उसके हर काम में कमी निकालती थी। काव्या को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करें कि उसे प्यार न सही कम से कम थोड़ी इज्जत तो मिले। शशि जी के जाने के बाद चंद्रमुखी जी फिर नवेली को फोन करती है।
अब तो वह हर 1-2 घंटे बाद नवेली को फोन कर देती और उसे कहती कि अब उसे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब वह बस आराम करे। हालांकि नवेली पहले भी कोई काम नहीं करती थी, काम से बचने के उसके बहाने हमेशा तैयार रहते थे। चंद्रमुखी जी हमेशा नवेली को फोन कर उसे आराम करने और खाने पीने का ध्यान रखने के लिए बोलती रहती थी। नवेली बुढ़ी तेरा ध्यान तो रखती है, फल, जूस, दूध, खाना वगैरह सब तुझे समय पर देती है। हाँ मम्मी, सब देती है, पता है, मैं तो पलंग से नीचे पैर ही नहीं उतारती, बस हुक्म चला देती हूँ। तो सही है न, तू उसे पौता देने वाली है, उसे तेरी सेवा तो करनी चाहिए। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं? अच्छा तो है मम्मी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी अच्छी है। फिर ठीक है, कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं फोन करके बुढ़ी को ठीक कर दूंगी। क्या बात करती हो मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूँ, परेशान करने वालों में से हूँ। बैंड बजा रखी है बुढ़ी की, तभी तो मदद के लिए अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुला लिया। अब दोनों मेरी सेवा में लगी रहती है। फिर ठीक है, मगर कभी भी चूचा करें तो मुझे बता देना, वहीं आकर उसकी खाट खड़ी कर दूंगी। ठीक है मम्मी, कहकर नवेली फोन रख देती है। चंद्रमुखी जी को नवेली की इतनी चिंता करते हुए देखकर काव्या सोचती, मम्मी जी कितनी खुश है, काश वो तब भी ऐसे ही खुश होती जब वह गर्भवती हुई थी। लेकिन तब तो दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।